हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और बेसिक सा प्रॉब्लम जो ऑफकोर्स बच गया था। एस सी वर्मा का ये आपका है 58 नंबर प्रॉब्लम। ये आपका है 57 एंड 58 नंबर प्रॉब्लम। एस सी वर्मा का आपको 57 और 58 नंबर प्रॉब्लम है। अब इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द करंट इन दिस सर्किट। 20 ओम रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। तो समझते हैं कि इसमें यहाँ से निकला आई करंट, दो सेल आपको यूज किया गया है। ये आपका सेल जो है 5 वोल्ट का है, ये भी आपका 5 वोल्ट का है। एक रेजिस्टर है 10 ओम का, ये भी रेजिस्टर 10 ओम का, और ये रेजिस्टर बीच में जो है ये आपका 20 ओम का है। आपसे पूछ रहा है कि इस सर्किट में, इस पर्टिकुलर सर्किट में 20 ओम वाले रेजिस्टर सर्किट में कितना करंट का फ्लो होगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम किस टाइप से निकालेंगे। यहाँ से हम सोचे कि आई करंट गया, अब यहाँ जाने के बाद यहाँ तक आई है। अब इस साइड समझिए कि I1 करंट गया। अब इधर कितना बचा, I माइनस I1। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है। वापस से हम बहुत टाइप का क्वेश्चन हमेशा किए हैं, फिर भी हम इसको ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, ये पार्ट 1 है। दूसरा में कह रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट को ए ले ले, इस पॉइंट को बी ले ले। ए बी पार्ट में हम 4 माइक्रोफेराड एक कैपेसिटर इंड्यूस्ड कर रहे हैं। तो बताइए कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। फाइंड द चार्ज, find the charge on 4 microfarad capacitor। इस पे कितना चार्ज होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, लूप लो। पहले तो आपको चार्ज निकालने, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि ये 20 ओम का जो रेजिस्टर है उससे कितना करंट पास हो रहा है। तो हम पहले क्या लगाएंगे इसमें, फर्स्टली इंट्रोड्यूस लूप लॉ। लूप लॉ लगाएंगे। आपको दो लूप दिख रहा है, दो इक्वेशन, ना आपको आई पता है ना I1 पता है, दो अननोन है। अब दो लूप भी आपको दिख रहा है, दोनों लूप में आप इक्वेशन लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ शुरू करते हैं। इस पॉइंट को ले लेते हैं, ए ले लिए हैं तो इसको सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को डी ले लेते हैं, इसको ई ले लेते हैं, नेमिंग कुछ दे रहे हैं ई और एफ। अब हम यूज करते हैं इस लूप में, समझिए ए बी सी डी और लास्ट में फिर ए से ए वापस गए तो क्या हो गया, लूप। लूप का मतलब जहाँ से आप इनिशियल स्टेज है वही आपका फाइनल स्टेज भी होना चाहिए। ए से शुरू करेंगे तो इसमें करंट का फ्लो कितना है, V बराबर आई आर फॉर्मूला। इसमें है आपका 20 ओम, 20 इंटू I1। इधर फिर करंट गया। अब इसमें आपको नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, सो -5। और इसमें आपका करंट का फ्लो कितना होगा, ए तक जाना है तो इस पहला मिला ये, तो इसमें जो करंट का फ्लो है वो 20 करंट का फ्लो I1 है और उसका 20 ओम उसका रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्शन के लिए आप निश्चिंत रहें। जब भी आप लूप लॉ लगाएं, या इसी को किरचॉफ लॉ भी कहते हैं, तो ये आप समझ के चलिए कि डायरेक्शन के लिए आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए। क्योंकि अगर I1 का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप ये सोचिएगा कि हम सोच रहे थे करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर I1 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हम जिधर एज्यूम किए थे मतलब उधर ही करंट का फ्लो हो रहा है। बस इसके लिए, करंट का डायरेक्शन के लिए कभी भी सोचना नहीं, क्योंकि ये किरचॉफ लॉ बहुत इजी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 V बराबर आई आर से इसका नेगेटिव टर्मिनल मिला, सो -5। और दूसरा याद रखिएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव साइन आएगा। बस यही है किरचॉफ लॉ का पूरा। और जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं ए से, वापस से ए, और दूसरा अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए।
और दूसरा आप इसमें ये यूज कीजिएगा, अगर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो नेगेटिव, और दूसरा अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लगाइएगा। इसमें तो हम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं इसलिए सब पॉजिटिव होगा। अब ये ध्यान से देखिए, इसका क्या है +10, इसमें करंट का फ्लो कितना है I। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। टोटल सम क्या होना चाहिए 0, अलजेब्रिक सम 0, तो ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आप यहाँ पे लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार हम फिर लगाएंगे लूप लॉ। लूप लॉ अब किस में लगाएंगे, A E F B, और फिर लास्ट में A तक पहुंचेंगे। सो A से फाइनली हम A तक ही पहुंचे, इसीलिए इसको लूप लॉ कहते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें आप लगा दीजिए, A से जा रहे हैं तो क्या है इसका 10 ओम, तो हम लगाएंगे 10। करंट, उसमें करंट का फ्लो I माइनस I1, पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो +5, फिर यहाँ तक पहुंचे, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि करंट का फ्लो हम सोच रहे हैं I1 नीचे आ रहा है, हम इस साइड से जा रहे हैं। सो A E F B, फिर लास्ट में A तक जा रहे हैं तो हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन। बाकी 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है और करंट क्या है इसमें I, दैट्स इज इक्वल टू 2। ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल हैव टू फाइंड द I एंड I1। उसके बाद हमको ये पता चल जाएगा कि इसमें 20 ओम में जो I1 का जो वैल्यू आएगा वो आपको ये बताएगा कि 20 ओम रेजिस्टर में करंट का फ्लो कितना हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए। 10 I1 माइनस 10 I माइनस 10 I1 प्लस 5 माइनस 20 I1 दैट इज इक्वल टू 0। और ध्यान से देखिए, I1 यहाँ हो जाएगा 10 I दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 I1 और इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हम सिंपली, दोनों का हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे I1। अब उसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, तो क्या आ रहा था वहाँ पे 20 I1 माइनस 5 प्लस 10 I दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से I1 में रिलेशन क्या आ रहा है 12 I1 प्लस 10 I दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपका I1 का रिलेशन I के टर्म में ले लेते हैं, तो 20 I1 बराबर हो जाएगा 5 माइनस 10 I। सिर्फ I1 चाहिए तो आपको हो जाएगा -5 माइनस 10 I डिवाइडेड बाय 20। अब ये I1 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से एक ही अननोन बच जाएगा आपका I1। तो 10 इंटू डिवाइडेड बाय 20, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5 माइनस 10 I, ये माइनस 30, यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दीजिए, आपका सिंपली I1 में आ जाएगा। और दूसरा पार्ट में आपसे पूछा है, अब बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और दूसरा चार्ज जब हम A और B पे 4 माइक्रोफेराड का जब हम कैपेसिटर इंड्यूस्ड करेंगे तब उस पर आप बताइए कि चार्ज क्या होगा। पहले हम करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट निकाल जाएगा तो Q बराबर CV से हम चार्ज भी निकाल लेंगे। C तो पता है 4, अब V हमको पता करना है, तो V पता करने के लिए हम ये देख लेंगे। और दूसरा आपसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ CV²। C पता है, बस पोटेंशियल पता हो जाना चाहिए, A और B का पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, करंट बस पता हो जाए तो हम पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, पहले करंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा इस विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम इक्वेशन लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। I का वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लिए, और इस इक्वेशन में
पुट कर दिए, जिससे आपका आई का वैल्यू आपका सिंपली आ जाएगा 50। यहाँ से आपका क्या आ रहा है 50i दैट इज इक्वल टू 5, सो i इज इक्वल टू 0.18। और यहाँ से जो पास कर रहा है वो i1। आपसे क्या पूछा है 20 ओम रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है, तो वो तो i1 है, i का वैल्यू 0.1 आ गया, बस इसमें पुट कर दीजिए i1 अभी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 0.1 रखेंगे तो 5 माइनस i1 का वैल्यू रख देंगे, i का वैल्यू 0.1 रख लीजिए, उसको 10 से 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 आपका सिंपली आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाई 20, तो 1/5 यू विल गेट 0.2 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट पास करेगा उसका वैल्यू आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ये बेसिक क्वेश्चन था। अब इसका सेकेंड पार्ट हम लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है, एक तो चार्ज पूछा है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आप बताइए कि अगर यहाँ पे 20 ओम रजिस्टर को हटा के 4 माइक्रोफैराड चार्ज मतलब कैपेसिटर इंड्यूस्ड करेंगे तो क्या होगा। तो 4 माइक्रोफैराड अगर रजिस्टर करेंगे तो उसका सबसे पहले हमको V निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज के लिए Q बराबर CV के लिए V निकालना है। अब इसका 5 माइक्रोफैराड है, ये आपको 5 वोल्ट है, और ये आपको 4 माइक्रोफैराड यहाँ से इंड्यूस कर दिया गया। सिंपली आप बस यूज कर लीजिएगा, ये बहुत बेसिक सा 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। i1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा और i का वैल्यू आपका 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से सिंपली तो इसको हम मिटा देते हैं। एक बार देख लीजिए, यहाँ तक तो दिख रहा होगा, ये वाला नहीं दिखा होगा, तो वहाँ पे हम इसको इंड्यूस्ड कर लिए। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ से जो करंट पास कर रहा है 0.1 एम्पियर का कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या लगा लेते हैं कि ए बी के बीच में पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमको चार्ज पता चल जाएगा इस कैपेसिटर पे। अब समझिए कि यहाँ से 44 ओम 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को इंड्यूस कर दिया। अब इस पे चार्ज क्या होगा, चार्ज के लिए पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 5 है, ए और बी के बीच में आपको पीडी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कीजिए, यहाँ से 5 है, अब इसका करंट तो आपको पता है ना, तो करंट पता है तो V बराबर IR। करंट का वैल्यू I का पता कितना है, I का वैल्यू हमने निकाले थे तो आया था 0.1। रेजिस्टेंस कितना पता है आपका 10, सो यू विल गेट V बराबर यहाँ से आ जाएगा 1 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कितना है 5 वोल्ट। अब यहाँ तक जाते जाते ये 1 वोल्ट इसमें क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 4। तो इसके बीच में कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। अब ध्यान से ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका टोटल कितना है ईएमएफ, आप समझ सकते हैं, क्योंकि टोटल 0 होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि टोटल जो ईएमएफ है, आप यहाँ से लूप लॉ से भी आप समझ सकते हैं, टोटल ईएमएफ पूरा एक लूप में, यहाँ पे CD लिख दिए थे, DC लिखना चाहिए था, ABDC, CD नहीं ABDC, हाँ तो उसको भी आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है कि, तो पहले पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है। पोटेंशियल के लिए आपको इसका पता है, हमको ए बी के बीच में क्या है हमको नहीं पता है, उसको हम ले लेते हैं मतलब x ले लेते हैं। ए बी के बीच में कितना है हमको नहीं पता है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, उसको आप कुछ देर के लिए x ले लेते हैं। अब x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए बी यही वाला लगाएंगे, ABCD और लास्ट में कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसके बीच में हमको नहीं पता है, समझ लेते हैं x है, प्लस इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, सो -5। ए बी के बीच में कितना पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको नहीं पता, उसको एज्यूम कर लिए हम x। तो ए बी के बीच में हम क्या एज्यूम कर लिए, x एज्यूम कर लिए। इसको जब भी आपको किसी का नहीं पता हो तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। तो समझिए कि इसका x हम समझ लिए, तो b यहाँ पे आपको नेगेटिव टर्म में मिलेगा तो -5, इसका कितना हो जाएगा +1 कैसे, V बराबर IR। आपको करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है तो 0, यहाँ से x का वैल्यू अपने आप आपको क्या आ जाएगा,
यहाँ से 4 आ जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं 4 वोल्ट। अब करंट निकल गया तो पीडी तो निकालना बहुत आसान है। तो एक्स क्या हम एज्यूम किए थे, एक्स एज्यूम किए थे एक्स इज ए पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको पीडी निकल गया। आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा, चार्ज क्या होगा। तो चार्ज के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, क्यू बराबर सी बी। किसी भी कैपेसिटर पे अगर चार्ज निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसका पीडी पोटेंशियल डिफरेंस क्यू बराबर सी बी से। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये 4 माइक्रो फैराड अगर इंड्यूस्ड किए हैं तो इस पे चार्ज क्या होगा, चार्ज हो जाएगा क्यू बराबर सी बी। सी आप क्यू आपको 4 10⁻⁻6 फैराड पता है, बी आपको कितना पता है 4 वोल्ट। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम, सॉरी 16 माइक्रो कूलम, 4 × 4 16 माइक्रो कूलम चार्ज पता है। अब थर्ड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वो क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपको पता है सी आपको 4 10⁻, माइक्रो ही रखते हैं कुछ देर के लिए, माइक्रोफेराड। बी आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकाल के लाए 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर। तो आपको आ जाएगा यहाँ से 16 × 4 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 32 माइक्रो। अब ध्यान से देखिए एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का आपको पता है कि जूल होता है, तो माइक्रो जूल समझ लीजिए। तो आपसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछा है तो क्या आ गया 32 माइक्रो जूल। सो दिस इज द प्रॉब्लम 58 एच सी वर्मा का ये 58 नंबर प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, t बराबर 0 पे, अब वो भी अगला क्वेश्चन हम वही लेंगे कि स्टेडी स्टेट कितने टाइम पे आता है। तो t बराबर 0 पे क्या होता है, शुरुआत में ये कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर चार्ज के बाद फिर ये डिस्चार्ज होता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस प्रोसेस में जब ये आ जाता है तो क्या होता है, करंट का फ्लो इधर होना बंद हो जाता है। देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम, नॉट एन इनिशियल टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज निकालने के लिए ये मतलब इसमें करंट का फ्लो अगर नहीं होगा, मतलब अगर करंट ही नहीं जाएगा, कब, स्टेडी स्टेट में। ये भी आप याद रखिएगा स्टेडी स्टेट में ही, क्योंकि इनिशियल स्टेट में इसमें करंट जाता है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आगे हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये सर्किट से यूजुअली ये हट जाता है। तो सिंपली आपके लिए आप सर्किट सिंपल हो जाएगा। एक 10 रजिस्टर है, 10 ओम का रजिस्टर, एक आपको 20 है, इसको आप सिंपली सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 20 ओम है। तो आपके लिए आसान है, ये 30 ओम हो जाएगा। तो V बराबर IR से आप इसमें करंट निकाल सकते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू I, एंड R क्या है आपका 30, सो 2/30 यू विल गेट करंट 1/15 एम्पियर का करंट। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, आपसे पूछा है कि चार्ज इस पे कितना होगा, फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर। तो जब चार्ज आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ से करंट आया होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट का फ्लो तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इधर नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल तो होगा। क्योंकि पोटेंशियल अगर नहीं होगा तो इस पे चार्ज कैसे आ रहा है। तो पोटेंशियल आपको निकालना है, तो आपको सिंपली आपको पता होना चाहिए B बराबर IR, करंट आपको पता है। और यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब करंट आएगा, पोटेंशियल जब आपको निकालना हो, तो सिंपली इधर कितना जो है, इधर आपको इसको 30 ओम है और ऊपर इसको मिल रहा है कितना 6 माइक्रोफेराड।
तो अगर चार्ज निकालता है तो Q बराबर CV, तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए, जो इस 10 ओम रेजिस्टर का जो पोटेंशियल होगा एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल 6 माइक्रोफेराड का भी होगा। अब कहिए कैसे? अब इस पॉइंट को आप ले लीजिए, लेट्स दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 10 ohm resistor is same as that of 6 माइक्रोफैराड। 10 ओम जो रेजिस्टर है इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए एग्जैक्टली वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा। तो हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होगा एग्जैक्टली उसका भी पोटेंशियल होगा। अब इसका पोटेंशियल होगा कितना, तो आपको सब कुछ पता है, अब कुछ नहीं करना है। V बराबर IR से आपको हर चीज़ पता है, करंट पता है, तो V निकालना है तो आप करंट बताइए। तो करंट इधर, सारा करंट इधर से ही पास हो रहा है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में इसमें करंट का फ्लो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, आपको पता है कितना है, 1/15। सो 1/15 रेजिस्टेंस इसका कितना है, 10। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2/3 वोल्ट। तो इसका सिंपली आ जाएगा 2/3 वोल्ट, यानी कि इसके बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, 2/3 वोल्ट। और बचा हुआ पोटेंशियल कितना बचा, टोटल है 2। 2/3 इधर चला गया तो इसको 2 में 2/3 घटा दीजिए, तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा 6 में 2 4/3 बच जाएगा। वो रेस्ट ऑफ दिस के लिए होगा। 20 माइक्रोफेराड पे अगर आपको पोटेंशियल पूछे तो कितना हो जाएगा, 4/3। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसके बीच में, तो इसके बीच में आपको निकल गया। आपको चार्ज निकालना है, पोटेंशियल निकल गया, चार्ज भी निकल जाएगा। Q बराबर CV से 6 माइक्रोफेराड इंटू पोटेंशियल क्या आ गया, A B के बीच में 2/3 वोल्ट। ध्यान से देखिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 4 माइक्रोकूलम। सिंपली 2 × 2 4 माइक्रोकूलम का चार्ज इस 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर पे होगा। व्हाट मैक्सिमम वैल्यू, हर किसी का मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा, मतलब आप मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी PD, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ये फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, अक्रॉस द रजिस्टर। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है पावर, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर। सब आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आपसे समझिए कि मैक्सिमम ही पूछ रहा है, मैक्सिमम समझिए, मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है मैक्सिमम पावर कन्वर्ट इनटू हीट, मैक्सिमम पावर कन्वर्ट इनटू हीट। और एक और है आपका, उसमें ये पूछा है कि ये कैपेसिटर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बताइए, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय कैपेसिटर प्रोड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखिए,
पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको कैपेसिटर के अलोंग निकालना है, रेजिस्टर के अलोंग निकालना है, बैटरी मैक्सिमम कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है और पावर कितना हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय द कैपेसिटर। अब ध्यान से देखिए, अब करंट का फ्लो तो दोनों में सेम ही होगा, और अब आपसे पूछ रहा पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, और पीडी जब निकालना हो तो ध्यान से देखिए, पीडी सिंपली हो जाएगा, अगर आपसे पूछेगा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताइए रेजिस्टर के लिए, तो रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के अलोंग सिंपली ई हो जाएगा। अगर रेजिस्टर के अलोंग पूछे पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द रेजिस्टर, पहले पूछा आपका कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, सिंपली ई हो जाएगा, और सारा चीज मैक्सिमम पूछ रहा है, याद रखिएगा। दूसरा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, रेजिस्टर के अलोंग कितना हो जाएगा, ई बाय आर, याद रखिएगा, ई बाय आर किसके लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वो सिंपली ई हो जाएगा। अब आपसे पूछा मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, याद रखिएगा ई स्क्वायर बाय आर, मैक्सिमम पावर कितना डिलीवर्ड करेगा, ई स्क्वायर बाय आर। और आपसे फिर पूछा है मैक्सिमम पावर कन्वर्टेड इनटू द हीट, वो भी आपका हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर। मतलब बैटरी मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है, ई स्क्वायर बाय आर, और याद रखिएगा मैक्सिमम पावर हीट में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, तो उतना ही हो जाएगा ई बाय आर। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा, बैटरी कितना कर रहा है, ई स्क्वायर बाय आर, और इसका भी हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर। और लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कैपेसिटर, सो वो तो आपको पता ही, हाफ सी वी स्क्वायर, सी है, अब वी यहाँ पे है ई स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर। सो दिस इज द प्रॉब्लम 61। इस पे बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम आपको बुक में मिलेगा। टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट होता है उस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब आइए क्वेश्चन के प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब आपसे 62 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, एक कैपेसिटर है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ plate area 20 centimeter square and the plate separation 1 mm is connected to a battery. The resistance of the circuit is 10 kilo ohm. Find the time constant of the circuit. ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टाइम कांस्टेंट निकालें। अब जितना भी क्वेश्चन है सब टाइम कांस्टेंट पे है। अब ध्यान से देखिए टाइम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, जैसा कि हम पहले बताए भी हैं। टाइम कांस्टेंट ये थोड़ा सा नया प्रोफाइल है, इसीलिए इस पे क्वेश्चन हम लिए हैं। टाइम कांस्टेंट होता है सिंपली आर सी। आर क्या है, आर उसका रेजिस्टेंस है और सी उसका कैपेसिटेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये आपका हो जाएगा सिंपली कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। उसका रेजिस्टेंस आप बताइए और उसका कैपेसिटेंस। अब ध्यान से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो आपको पता है क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। तो कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, आर का वैल्यू दिया हुआ है तो ये सिंपली हो जाएगा। ये तो बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सी निकल जाएगा, आर आपको पता है, सी कैसे निकल जाएगा, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आपको पता है 8.85 10⁻12। एरिया आपको दिया हुआ है 20 10⁻2 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमको मीटर में चेंज करना है, ये सेंटीमीटर में है तो 10⁻²। याद रखिए सेंटीमीटर से आपको मीटर स्क्वायर में चेंज करना था, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर। तो इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो इसीलिए स्क्वायर कर दिया। तो क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कीजिएगा कन्वर्ट तो 10⁻² आएगा, और पावर 2 है तो पावर 2 यहाँ लगा दीजिए। ये बेसिक सा
लॉजिक है। बाकी आपका कैपेसिटेंस आ गया, आर आपको पता है, और आपको डी बीच का गैप आपको एमएम में दिया हुआ है, यानी कि 10⁻³ एम। तो यहाँ से आपका सिंपली कैपेसिटेंस आ जाएगा, और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, 10 किलो से, 10 × 10⁻³ ओम, मतलब 10⁻⁴ ओम से हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, इसका वैल्यू निकालिए 8.85, यहाँ पे -12, और यहाँ से आपका -4 आ जाएगा, तो -16 × 20 डिवाइडेड बाय 10⁻³ 10⁻³ एब्सोल्युटली यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 × इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8.85 × 2, बाकी एक 0 से यहाँ से 10⁻⁻15 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इसके वजह से 12 हो जाएगा। ट्वेल्व आ जाएगा एब्सोल्युटली 3814। तो ये आपका आ जाएगा सी का वैल्यू कैपेसिटेंस, यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं 16, इसको आप एब्सोल्युटली 9 के पास ले लीजिए, या 8.82 ही रखिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10⁻, आपका क्या आ गया -12। अब कैपेसिटेंस है तो फैराड इसका आ जाएगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, टाइम कांस्टेंट हमको निकालना है। टाइम कांस्टेंट को टाउ से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू RC। आर आपको पता है कितना, 10⁻⁴ ओम। सी आप हम निकाले हैं, क्या है 17.7, × 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपली 17.7 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा टाइम कांस्टेंट, इतना सेकेंड। 63 में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस आपको दे दिया है 10 माइक्रोफेराड। इसको एक सेल से कनेक्ट कर लिए हैं, और सेल का जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है, और आफ्टर 50 मिलीसेकेंड इस पे जो चार्ज है एक्यूमुलेट कितना हो जाता है, 12.6 माइक्रोकूलम। अब हम जितने पिछले क्वेश्चन में हम कहे थे स्टेडी स्टेट के बाद इसमें करंट का फ्लो रुक जाता है, वो क्यों होता है वो आपको इसमें समझ में आएगा। मात्र 50 मिलीसेकेंड, एक भी सेकंड नहीं, 50 मिलीसेकेंड में इस पे चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये सर्किट से करंट का फ्लो इसमें बंद हो जाता है। कितने टाइम के बाद, मात्र 50 मिलीसेकेंड के बाद ये चार्ज हो गया, और चार्ज इस पे कितना आ गया 12.6 कूलम। तो आप ये बताइए कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का आप रेजिस्टेंस बताइए। सिंपली क्वेश्चन है, 10 माइक्रोफेराड है, इसको 2 वोल्ट ईएमएफ से कनेक्टेड किए हैं। आफ्टर द टाइम 50 मिलीसेकेंड, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर becomes 12.6 माइक्रोकूलम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ इंटायर सर्किट। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट वाला, भी कंसेप्ट से लेके चले हैं। अब जैसा कि हम बताए थे, जब भी आपको निकालना हो चार्ज, तो चार्ज के लिए हम फॉर्मूला हमेशा लगाते हैं, Q बराबर Q0 e⁻⁻r - τ डिवाइडेड बाय RC। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या आपको पता है, चार्ज पता है, और क्या क्या पता है इसमें, ईएमएफ। अब इसको ईएमएफ के टर्म में ले, तो Q बराबर, जैसा कि एक तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू है, अब एक वैल्यू यहाँ से भी आप समझ, Q बराबर CE, Q बराबर CV होता है, तो यहाँ से भी Q को आप सिंपली कह सकते हैं CV से, C
कैपेसिटेंस वी ई के पावर माइनस टॉ बाय आर सी। हमको आर निकालना है। चार्ज कितना फाइनल होना चाहिए, चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये होता है इनिशियल चार्ज, मतलब ये समझिए कि ये जो होता है मैक्सिमम चार्ज, ये होता है इंस्टेंटेनियस चार्ज, ये होता है आपका मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम चार्ज नहीं पता हमको, इंस्टेंटेनियस चार्ज पता है। और मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, सी वी। इस पे कितना मैक्सिमम चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है, सी वी, क्यू बराबर सी वी वैल्यू होता है। और इस पे चार्ज कितना आया है, तो ये आप फॉर्मूला हम पहले भी बताते हैं, क्यू बराबर क्यू नोट। क्यू नोट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सी बी से, तो यहाँ से सी बी लिख दिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस टॉ डिवाइडेड बाय आर सी। सी पता है आपको, टॉ पता है, तो यहाँ से आपको क्या आर का वैल्यू पता हो जाना चाहिए। ध्यान से टॉ का वैल्यू भी आपको दे दिया 50 मिली सेकेंड। बस इसमें हम क्या लगाएंगे, बस इसमें पुट कर दीजिए। ये क्यू क्या होता है, इस क्यू को समझिए कि इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम पे आपको जब चार्ज निकालना होता है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज। किसी भी इंस्टेंट पे निकालना हो इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस चार्ज कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चार्ज। इंस्टेंटेनियस चार्ज, ये क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज। ये आपका होता है मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज। उस पर मैक्सिमम चार्ज कितना एक्यूमुलेट हो सकता है, सी बी। और उस पर इंस्टेंटेनियस चार्ज का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 12.6 माइक्रोफेरेड। इस पर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, तो क्यू बराबर सी बी से आप निकाल सकते हैं। सी आपको 10 पता है, माइक्रो इंटू 2, सो यहाँ से आ जाएगा 20 माइक्रोकुलम। इस पे मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, और जबकि इस पे आया कितना है अभी तक, मात्र 12 ही आया है। तो मैक्सिमम चार्ज जो होता है वो क्यू नोट होता है, और ये होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे कितना चार्ज है, तो उस इंस्टेंट पे 12.6 चार्ज है। और आपको उसका सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि अब इस वैल्यू में आप सिंपली पुट कर दीजिए 12.6, ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस चार्ज, तो माइक्रोकुलम। मैक्सिमम चार्ज क्या हो सकता है, 20 माइक्रोकुलम, क्यू बराबर सी बी से। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस फॉर्मूला में, क्यू बराबर सी बी, यहाँ से ध्यान से सी बी का वैल्यू रख दिए, सी 10, वी आपको 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 माइक्रोफेराड। माइक्रोकुलम चार्ज इस पे आ जाएगा। ई के वैल्यू आपको इस पे टॉ का वैल्यू 50 दे दिया हुआ है, 50 10⁻³ मिली दे दिया, मिली सेकेंड, डिवाइडेड बाय आर सी। आर आपको नहीं पता, आर ही तो निकालना है, आर को आर रखिए, सी आपको पता है 10। अब ध्यान से देखिए, अब लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, सिंपली अब लॉग ले लीजिए। ये लॉग वाला प्रॉब्लम आपका आ गया, ये हो जाएगा 12.6 डिवाइडेड बाय 20, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस, अब यहाँ से थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आ जाएगा 50 में 10 कैंसिल, तो यहाँ से 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर। अब लॉग दोनों साइड ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 63, तो 0.63 हो जाएगा ये। अब लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग विथ बेस ई। लॉग का प्रॉपर्टीज में आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 × 10⁻, विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा। अब क्या लेंगे, सिंपली लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, यानी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। आप लॉग ले लीजिए बोथ साइड, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लॉग ई पे पावर ई, यहाँ पे क्या है, अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पे पावर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 10⁻।
ध्यान से देखिए, दोनों साइड निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एक निगेटिव साइन यहाँ पे, तो लॉग में निगेटिव निगेटिव सिंपली हो जाता है पॉजिटिव, एक निगेटिव साइन, दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा। और इसका वैल्यू log 1 का वैल्यू एक्चुअली में 0 होता है। आप यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और r का वैल्यू आप यहाँ से सिंपली निकाल लीजिए। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा, और दोनों साइड लॉग ले लीजिएगा तो यहाँ से सिर्फ बच जाएगा log विथ बेस e 0.63 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू r, और r का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय log विथ बेस 0.63। तो यहाँ से आपका समझिए 5, ये ऑलमोस्ट नेग्लेक्जिबल ही आप इसको समझिए, ये बहुत ही वैल्यू कम है। तो 10 टू पावर 3 को किलो ले लीजिए ओम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या वैल्यू, सिंपली आ जाएगा 5 किलो ओम। ये आपका वैल्यू आ गया 63। इट्स